आज चैप्टर चलेगा राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब कल पढ़ाया गया था। इसका नाम क्या है? चलाइए। अभी जो है महानावादी चलेगा। महानावादी क्या है? पॉलिटी है, पॉलिटी क्लास चल रहा है। देखिए सबसे पहले इसके बारे में पहले कुछ बोल देते हैं। एक शायरी है, बहुत अच्छा शायरी है, आप लोग सुनिए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वाह। जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते उसको क्या होती है? हासिल सफलता हासिल होती है। इसलिए दोस्तों वक्त पर नहीं रोना है, ठीक है? मेहनत करते रहना है। पर डे मेहनत कीजिए, रेगुलर मेहनत कीजिए, कम ही पढ़िए लेकिन पर डे पढ़िए तो सफलता जरूर मिलेगी। सफलता जो है वो 100 दिन तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और जिस दिन मिलेगा उस दिन आपको जो है ना, जो भी नहीं जानता है वो भी आपको फोन करके जरूर धन्यवाद देगा। मैनेजर तो कल दोस्तों पढ़े थे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में भी पढ़े थे। देख लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है एक बार रिवीजन कर देते हैं। अनुच्छेद 143। मेरे मन में शायरी आया। जी सर बोल सकते हैं, बोलिए। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं। बहुत बढ़िया, तो शुरू कर दीजिए आप। देखिए थोड़ा रिवीजन कर देते हैं पीछे का चीज़। अनुच्छेद 143 क्या था? इसमें ये था कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की सलाह यानी अधिकार है, समझे? यानी परामर्श यानी कंसल्ट करने की सलाह है। किससे? उच्च न्यायालय से, यानी सुप्रीम कोर्ट से क्या है? राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार। कितना? अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 72 देख लीजिए, राष्ट्रपति को क्षमादान का शक्ति प्राप्त है। जो जो दोस्तों अभी हम बोल रहे हैं अनुच्छेद के बारे में, आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता ही है। अनुच्छेद 72 क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, समझे? अनुच्छेद 143 पर वे किए थे जो क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति का क्या है? परामर्श लेने की शक्ति है। अनुच्छेद जो है देख लीजिए, उसके बाद जो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 52 क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद कितना? 52 में। अनुच्छेद 53 क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। और अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 58 देख लीजिए, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। अर्हता जानते हैं क्या? क्वालिफिकेशन क्या क्या था, क्या क्या अच्छा राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज कितना होनी चाहिए? 35 साल। बहुत बढ़िया। उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना होना चाहिए? 35 साल होने चाहिए। आज बता दिए प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? 30 साल। 25 साल होना चाहिए। जो लोकसभा का होगा ना मिनिमम, लोकसभा का 25 साल मिनिमम। इस लोकसभा का है तो प्रधानमंत्री भी तो सर लोकसभा, हाँ ठीक है। इसलिए जो है ना 25 साल जो होता है किसका? प्रधानमंत्री के लिए होता है। लोकसभा के लिए कितना? 25 साल। राज्यसभा के लिए यदि पूछेगा कितना मिनिमम होना चाहिए? 30 साल। राज्यसभा के लिए कितना? 30 होना चाहिए। और देखिए उसी तरह आपको विधानसभा विधान परिषद में रिलेटेड है। जिस तरह से वहाँ पर लोकसभा 25 साल है, सेम उसी प्रकार की विधानसभा में भी 25 साल मिनिमम होना चाहिए, समझे? अब विधान परिषद जैसे अपना बिहार में विधान परिषद है, इसमें भी 30 साल होना चाहिए मिनिमम विधान परिषद के लिए। जिस तरह वहाँ पर क्या राज्यसभा के लिए वहाँ पर जैसे आपको कितना है? 30 साल है मिनिमम विधान परिषद राज्यसभा। हाँ देखिए यहाँ पर भी हो गया उच्च सदन कौन? विधान परिषद। निम्न सदन कौन हो गया? विधानसभा। इसी तरह ऊपर में हो गया उच्च सदन, उच्च सदन नहीं राज्यसभा, हाँ निम्न सदन लोकसभा। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 58 समझ ही गए थे, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है किसका? राष्ट्रपति का। वो चीज नियम है। अनुच्छेद 61 देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट देखिए, जो इम्पोर्टेंट उसको हम बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताते चल रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा गया है। हाँ इसमें जो है ना खास, हाँ 1960 जो है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में। अनुच्छेद 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 61 देखिए क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगे संसद द्वारा। महाभियोग के बारे में बोले थे आपको, महाभियोग के बारे में कुछ बोले थे आपको, याद है कुछ? संसद चलाएगा। महाभियोग जो होता है क्या है? महाभियोग में राष्ट्रपति जो महाभियोग के बारे में हम कल भी बताए थे। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो उच्च सदन या निम्न सदन में, लेकिन लाने से पहले आपको 25% जो है क्या है उसमें, यानी 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर प्रस्ताव जरूरी है, समझे? उसके बाद क्या होगा? जब मान लीजिए आप लोकसभा में ले आए आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, तो आप तो कहाँ ले आए हैं? राज्यसभा में जैसे लाए हैं, मान लीजिए राज्यसभा में लाए हैं, उसमें 2/3 पर अति जो है ना 2/3 भाग जो है आपको बहुमत के साथ पास होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप राज्यसभा में पास कर दिए 2/3, लोकसभा में भी पास, तो उसके बाद लोकसभा में भी 2/3 भाग जो है ना पास होना चाहिए, समझे?
2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ही जाके आप उस पर महाभियोग के थ्रू आप राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन ऐसा जान लीजिए, अभी तक भारत में अभी तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है जो क्या कहते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो, समझे। महाभियोग कितना है, अनुच्छेद कितना 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग कितना, अनुच्छेद 61। आप देखिए अनुच्छेद देख लीजिए 64 के बारे में, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पद अनुच्छेद 64 क्या होगा। अच्छा वो तो बोल दिए। उपराष्ट्रपति देखिए क्या है 63 में क्या है, हाँ उपराष्ट्रपति का प्रावधान है कितना 63 में। और 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पद सभापति, उसी कहते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन, समझे, पदेन सभापति। और अनुच्छेद देखिए 76 क्या है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को ही कहते हैं, संजनता क्या कहते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी। कानून है, कानून अधिकारी कौन होता है, पहला महान्यायवादी होता है। नहीं वो क्या गुस्सा नहीं, क्या गुस्सा सुनिए ना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। अच्छा हाँ, वो जो डिटेल रखता है कहाँ कौन सी हो रहा है, हाँ, क्या होता है ना, भारत के नियंत्रक एवं क्या होता है, महालेखा परीक्षक होता है, कौन सी क्या समझे। आप देख लीजिए, बता देते हैं आपको, लेखा जोखा सब रखता है। कहाँ बता रहे थे आपको, अनुच्छेद 76 भारत का क्या होगा, एक महान्यायवादी होगा, ठीक है। अच्छा द्रौपदी मुर्मू जो है कमा राष्ट्रपति है, 15वां राष्ट्रपति है, लेकिन जगदीप धनखड़ जो है कमा उपराष्ट्रपति है, 14वां उपराष्ट्रपति और 15वां राष्ट्रपति, समझे। तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी, हाँ तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना में कौन सा, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अच्छा अभी तक कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो क्या मैक्सिमम दिन तक रहा है, राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक 12 समझे। द्रौपदी मुर्मू भारत की कमी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला है, दूसरी है, पहली प्रतिभा पाटिल और पहली संथाल जाति की, हाँ पहली संथाल जाति की महिला कौन है, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा क्या लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, नीलम संजीव रेड्डी थे, जो क्या किए थे, जो क्या हुआ था, जो बीबी गिरी को परास्त किया था, हुआ क्या था 1969 में हुआ क्या था, राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज और खुला मतदान हुआ, इसमें निर्दलीय प्रत्याशी था बीबी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को क्या पराजित कर दिया था। नीलम संजीव रेड्डी जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, कौन, नीलम संजीव। अच्छा राष्ट्रपति के रूप में, भारत के राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि जो बोले थे 1950 से 62 तक था। लेकिन देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, इसका कार्यकाल क्या है, ये सबसे कम अवधि दिन तक रहा था, 1 वर्ष और 11 दिन तक, समझे। उपराष्ट्रपति के बारे में देख लीजिए, उपराष्ट्रपति क्या हुआ थे, उपराष्ट्रपति का कार्य कहाँ प्रावधान उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 क्या था, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होगा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति की योग्यताएं कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 66 का 3, समझे। कार्य एवं शक्ति भी पढ़ लिए थे कल। राष्ट्रपति संबंधित कुछ, उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को फिर दोहरा देते हैं। अनुच्छेद 63 भारत के क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। 64 में क्या बोले थे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होगा। 65 क्या है, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति क्या होगा, कार्यवाहक होगा। उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यानी एब्सेंट में राष्ट्रपति क्या होगा, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 66 क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। 67 क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कितना कार्यकाल होता है। देखिए महान्यायवादी आज पढ़ेंगे, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आज यहाँ से पढ़ेंगे। महान्यायवादी जो बोले थे आपको क्या होते हैं, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। चलिए फिर से एक बार बोले हैं दोहराने के लिए, उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 63 क्या होगा, उपराष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 63 क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान। अनुच्छेद कितना, 63। अनुच्छेद 64 क्या है, वो बोले थे आपको, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पद सभापति, एक्स चेयरमैन होता है। 64 हो गया। 65 क्या है, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियां, यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति जो है उसका खाली हो गया, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति ही कार्यकाल का निर्वहन करेगा।
यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करेगा। हाँ, दोनों उसका रेसिप्रोकल है। ये ये ना रहे तो वो काम करेगा, वो ना रहे तो ये काम, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझ गए। सहजीवी कह सकते हैं। सहजीवी। आपके बिना हमको अच्छा नहीं लगता है, और मेरे बिना आपको तोरा अच्छा नहीं बिना हम लगता नहीं है। रहबो, हमरा बिना तू। हमरा बिना तो नहीं रहे, बात वह अच्छी, समझे। 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, 66 क्या है, उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति चुनाव, का चुनाव और 67 है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आज दोस्तों पढ़ेंगे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, बहुत इम्पोर्टेंट है अटॉर्नी जनरल के बारे में, बिल्कुल रहता है। महान्यायवादी के बारे में देख लीजिए। सबसे बड़ा तो यही है महान्यायवादी, अभी पीछे भी पढ़े थे, अनुच्छेद कितना 76 महान्यायवादी का है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार 76 में भारत में महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। भारत में महान्यायवादी का पद का जो है कितना अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी है, विधि अधिकारी कानून अधिकारी, प्रथम विधि अधिकारी यही होता है, समझे। कौन महान्यायवादी, इसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल, समझे। हैं? ये अभी ये क्या कहते हैं, हाँ अभी ये है। अरे वो पढ़े थे, ध्यान वो नहीं आ रहा है। नहीं, वो छोड़ो ना। छोड़ना नहीं, हो जाएगा तो। महान्यायवादी भारत सरकार के वर्तमान में देखिए आगे तक बढ़ते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च यानी बड़ा पद अधिकारी होता है। यह भारत सरकार के विधिक मामले में, विधि का नहीं होता, कानून मामले में एडवाइस करता सलाह यानी एडवाइस देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके सलाह पर, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति आर वेंकटरमणि है, समझे। भारत का वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है, आर वेंकटरमणि है, समझे। वर्तमान है 2024 में आर क्या है, आर वेंकटरमणि। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, महान्यायवादी नियुक्ति के लिए जो है क्या होता है, उच्चतम न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। महान्यायवादी, ये बताइए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। बिल्कुल सही, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रावधान कितना कितना अनुच्छेद है, ये भी बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए बात क्या है, जैसे आपको आ जाएगा उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय प्रावधान क्या है, अनुच्छेद आपको 124। और जैसे आपको क्या बोलेगा हाईकोर्ट का जब कितना बोलेगा 217, अनुच्छेद 217। उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट हुआ, हाईकोर्ट न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। आप हम बता रहे, बात आते हैं, हम बता। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जिसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय, ऊपर में जो केंद्र में है, जिसको कहते हैं उच्चतम न्यायालय, उसी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसी कहते हैं। उच्च न्यायालय जिसको कहते हैं, जैसे अपना पटना में क्या है, उच्च न्यायालय है, उसको कहते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो सबसे बड़का कोर्ट कौन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 124 में प्रावधान है। हाई कोर्ट का अनुच्छेद 217 में प्रावधान है। जैसे कि जिला में जो है कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समझे? देखिए बताते हैं बात क्या होता है। सबसे बड़का कौन जो गार्जियन होता है, वही सुप्रीम कोर्ट मेन गार्जियन हो गया। सुनिए सुप्रीम कोर्ट ये मेन तो गार्जियन। आएगा हाईकोर्ट के अंतर्गत आएगा ना इसका। सुनिए हम बता रहे। मान लीजिए वो दादा हो गया कौन, सुप्रीम कोर्ट, बेटा हो गया कौन, हाई कोर्ट हाई कोर्ट, ये जो हो गया, ये जो पोता हो गया कौन चीज, ये सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या गुण होता है, समझे। मधेपुरा अब बात क्या होता है, सुनिए बात क्या होता है, सुनिए हम बता देते हैं। इसमें होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट के देखिए मेन तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके अंडर में सब आ गया। कौन कौन आ गया है आपको, जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया है, हाई कोर्ट उसके अंदर में आ गया, समझे। यानी ये करेगा फॉलो किसको, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट फॉलो करेगा सुप्रीम कोर्ट को। यदि यहाँ पर कोई चीज मामला नहीं जनता है तो उसका रहता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट यदि नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में। यदि जैसे आपका मन है डायरेक्ट जाने का सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भेजता पहले जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए। और सुप्रीम कोर्ट में मामला शांत नहीं हुआ तो एक बेंच जल बचता है। हाँ, सात बेंच सुप्रीम कोर्ट में होना ही है, समझे। विशेष परिस्थिति में होगा, सुप्रीम कोर्ट में ही मेन वहीं पर होबे करेगा। एक बात है ना, केस में हाँ वो हुआ था, तो उसमें बेंच लगता है, बेंच 3-7 लगता है। जजों का बेंच, 3 जजों वही का सुप्रीम बेंच। कोर्ट में लगता है। हाँ, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, सबसे बड़ा भैया सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हाई हाई कोर्ट। कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कितना 200 17 नहीं 124 देख रहे थे आप लोग को याद रखिए। 124 सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124, हाई कोर्ट अनुच्छेद 217। बहुत बढ़िया, सिविल कोर्ट का कोई ये अलग अलग है उसका, आगा बता देंगे वो भी, ठीक है। कोई दिक्कत गाइज, ठीक है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं ना है, हमको नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। देखिए दिक्कत होगा तो कमेंट भी जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए क्या दिक्कत हाँ है। दिक्कत क्या है,
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर आता है। महान्यायवादी क्या है? राष्ट्रपति का प्रसाद प्रसाद जब चाहे प्रयत्न तब क्या कर सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है। किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह। प्रधानमंत्री की सलाह। सबसे तो प्रधानमंत्री है बॉस। कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री। वो अपने कार्यकाल देखिए, महान्यायवादी क्या है? वो अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करता है। परीक्षा विशेष में देख लीजिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा डॉक्टर हामिद अंसारी को ही अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बनने का क्या हो गया? अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा डॉक्टर हामिद अंसारी को ही अभी तक कितने 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्तियां, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद में आकस्मिक रिक्तियां होने चाहिए। या दोनों में उपस्थित होने पर एक मिनट मुख्य दोस्तों, न्यायाधीश एक मिनट। पेज नंबर देखिए। मतलब अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो न्यायाधीश भी काम कर सकता है। जैसे CJI चंद्रचूड़ था, वो अपना कर सकता है। मतलब देखिए, पावर लगेगा। देख लीजिए क्या है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा डॉक्टर हामिद अंसारी को ही अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त है। दो व्यक्ति थे जिसको 2 बार मिला राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हामिद अंसारी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन तथा डॉक्टर हामिद अंसारी को ही अभी तक कितने बार? 2 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पदों में आकस्मिक रिक्तियां होने पर या दोनों के अनुपस्थित होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उच्चतम न्यायाधीश क्या होगा? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवार थे। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी R वेंकटरमन है, जो अभी भी है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC शीतलवार थे। हाँ, वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी R वेंकटरमन है। R वेंकटरमन या R वेंकटरमन भी होता है। कौन? भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? R वेंकटरमन। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में राष्ट्रपति वो महान्यायवादी भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति समझे? एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में उपराष्ट्रपति व महान्यायवादी क्या होता है? भाग ले सकता है। महान्यायवादी की शक्तियां देख लीजिए, अटॉर्नी जनरल की शक्तियां क्या क्या है? ये वाला थोड़ा क्लियर कीजिए। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी भाग ले सकते हैं। देखिए बात क्या है, आप तो सब सिंपल बात जानिए, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी ये आपको सुनिए, इसको जो है ना, इस संसद का सदस्य नहीं होता है। समझे? संसद का सदस्य नहीं होता है। समझे? इस संसद का सदस्य नहीं होता है, इसको जो है ना बनाया जाता है। इसको कार्यवाही संघीय मंत्री कार्यवाही के द्वारा चुना जाता है। देखिए सीधे लिखा हुआ, एक गैर सदस्य यानी सदस्य नहीं है किसका? संसद का। संसद का कार्यवाही के रूप में एक कार्य कर सकता है। कौन कौन? उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी। समझे? Clear? कोई दिक्कत? महान्यायवादी आता भी तो संघीय मंत्री के परिषद से है। हाँ, संघीय मंत्रिय मंत्री। परिषद उसको आप सिफारिश हाँ, करता इस है। संसद का सदस्य नहीं रहता। नहीं, कि सदस्य नहीं हाँ, रहता। नहीं रहता। महान्यायवादी की शक्तियां देख लीजिए। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई यानी ऑडियंस का अधिकार होता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई यानी ऑडियंस का अधिकार होता है। समझे? महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है, परंतु उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। तो वही हो सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं चुना गया। वो। देख लीजिए, महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी होता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन बोले थे अभी? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल। और एक क्वेश्चन गूगल कीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले जो महापौर वाला जो है ना वोटिंग हो रहा था जिसमें चोरी से किसी हाँ, को जिता वो दिया हुआ था। था। अभी उसको क्या किया है, चुन कर करके संसद में डाला गया है
इससे नहीं समझ समझ के मान लो दो नया कानून कुछ ऐसा बना नहीं नहीं उसको जो है ना जिस तरह से मतलब कि सिफारिश पे संसद में चुना जाता है ना 12 बच्चे से उसमें से एक कैंडिडेट में चुना गया उसी को जो कि मतलब कि चोरी करते पकड़ा गया था कैमरा में देख रहा था कैमरा में दिखाया था। वो जो है ना चुना गया है और सांसद भी है। भारत का महाधिवक्ता अभी देखेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। महाधिवक्ता क्या होता है? बिल्कुल बता देते हैं, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन पूछा कीजिए ऐसे ही। क्वेश्चन दोस्तों पूछिएगा आप तो भी बताएंगे। कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। देखिए महाधिवक्ता होता क्या है। महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी होता है। विधि जानते हैं कानून से। पहला विधि अधिकारी कौन बोले थे अभी? अटॉर्नी जनरल। जनरल। दूसरा होता है सॉलिसिटर जनरल। दूसरा विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। उसी कहते हैं कौन चीज? सॉलिसिटर जनरल। समझे? जिसका प्रमुख कौन होता है? जिसका प्रमुख कार्य जो है मान्यवादी की सहायता करना है। सॉलिसिटर का काम क्या है? अटॉर्नी जनरल को सहायता देना। उससे नीचे है तो थोड़ा सा साथ देना। देखिए बताते हैं मेन काम क्या है। महान्यवादी को ही सहायता करता है। महान्यवादी को सपोर्ट करता है, सहायता करता है कौन? महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल। तो प्रथम तो जो बॉस रहेगा आप उसी के अंदर में आप काम कीजिएगा। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन? अटॉर्नी जनरल। हाँ अभी आप बोल दिए। महान्यवादी प्रथम विधि अधिकारी। दूसरा कौन? महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल कौन? जिसका साथ काम करेगा इसको काम करेगा। सलाह किसके अंदर में रहेगा? रहेगा मान्यवादी के अंदर। हाँ क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल के अंदर में रहेगा कौन? सॉलिसिटर जनरल। महाधिवक्ता। सॉलिसिटर का काम ही है कौन सी करना? सॉलिसिटर जनरल का। मान्यवादी को अटॉर्नी सहायता जनरल को करना। सहायता करना। कोई दिक्कत गाइस? महान्यवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर वैधानिक है। ध्यान दीजिएगा, महान्यवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है। कौन? महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल का। लेकिन जबकि महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है, यानी स्टेटुअरी है, मतलब सिर्फ उसको चुन लिया था। समझे? इसका प्रावधान नहीं है, किसमें संविधान में नहीं है, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। महाधिवक्ता का दूसरा विधि अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी मान्यवादी। तो दोस्तों आज आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद में। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत चैप्टर है, बहुत अच्छा हैवी चैप्टर है, इसको तो जानना आपको बहुत जरूरी है। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रथम पॉइंट तो यही हो गया। भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, जो कि वो है भी, सही भी है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यहाँ तो ये हो गया संविधान कितना 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा? किसको नियुक्त करेगा? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। क्वेश्चन ये है अनुच्छेद 53(1) में क्या पढ़े थे, याद है कुछ? अनुच्छेद 53(1) में ये है राष्ट्रपति का जो है वो पद होगा। अनुच्छेद 53(1) में हम लोग ये पढ़े थे, अनुच्छेद 53 का 1 में ये पढ़े थे। उसमें ये था राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्री अपना सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। इसका प्रमुख कौन रहता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति जो है ना अपना क्या कहते हैं मंत्री परिषद का जो गठन करेगा उसमें प्रावधान कितना? अनुच्छेद 53(1) में राष्ट्रपति अपने सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करेगा। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है ना। लेकिन राष्ट्रपति अपने सलाह के लिए जो मंत्री परिषद का 53(1) में, लेकिन यहाँ पर क्या है अनुच्छेद 75 का 1 में राष्ट्रपति चुनेगा किसको? प्रधानमंत्री को नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद क्या बोले? 53 में संघ की कार्यपालिका। बिल्कुल, लेकिन 53(1) दिखाता है हम आपको। हाँ बिल्कुल है, 53 है खाली वो अनुसार हो गया। 53(1) देख लीजिए, वो 53 था। 53(1) 53(1) हम दिखाते हैं। साला एक कीड़ी का स्टेशन सवाल 53 राष्ट्रपति की शक्तियाँ देख क्या 17 इसके बारे में कहाँ पे 17 में? मेयर का चुनाव हुआ धांधली 17 में कहाँ पे है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह देता। चलिए आगे बढ़ाइए। हाँ ये ठीक है। अनुच्छेद 53 सॉरी ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह
देने के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा अनुच्छेद कितना 53 में, और जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 53। कार्यपालिका की शक्ति नहीं होती है। एक ही है इसका प्रमुख, तो मेन मंत्रिपरिषद का प्रमुख तो कौन, प्रधानमंत्री ही होता है ना। हाँ देखिए संविधान का अनुच्छेद 75(1) के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति क्या किसको नियुक्ति करेगा, वहाँ पे तो प्रथम लाइन ही है कि कार्यपालिका की शक्ति का जो है ना वो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो है ये, तो है ये। तो वही शक्ति होता है, उसमें 53 में भी प्रथम है आपसे ऐसा ये करेगा, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद कितना में, 76 में अनुच्छेद 75(1). 75 एक राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्ति करता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु देखिए कितना है प्रधानमंत्री के लिए, 25 वर्ष है, जो बोले थे याद आ गया। राज्यसभा का सदस्य, यदि राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष होना है, यदि राज्यसभा का हो गया 30 साल का, बिल्कुल सही होनी चाहिए, तथा उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में की जा सकती है, परंतु उसे 6 महीना के अंदर क्या करना पड़ेगा, किसी भी सदन का सदस्य किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप अगर आगे राज्यसभा देखिए, के होंगे तो 25 वर्ष और लोकसभा के होंगे तो 30 वर्ष। उल्टा तो उल्टा बोल दिए हैं, लोकसभा का 25 वर्ष, राज्यसभा करेगा 30 वर्ष। प्रधानमंत्री अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार, प्रधानमंत्री अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद गोपनीयता की शपथ लेता है। पूछ देगा आपको, गोपनीयता की शपथ जो लेता है राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता लेता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है कौन, प्रधानमंत्री शपथ जो लेता है, किस अनुसूची में बोल देगा, अनुसूची 3 में। प्रधानमंत्री अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अनुसूची कितना, अनुसूची 3, अनुसूची क्या को है, 12 को है। आप बता दिए पहले कितना था? 10वां अनुसूची कौन है, 8 साल अच्छा 10वां अनुसूची में क्या है, दल बदल कर। 11वां में क्या है, जनजाति, नहीं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत है 12वां अनुसूची में। चलिए आगे बढ़िए ग्राम दोस्तों, पंचायत कितना में है, ग्राम पंचायत 11वां नौवां में क्या है, है, 9वां मांगा बता जनजाति है 6 में ना, 9वां में ही है पंचायती राज, किसमें, पंचायती राज 9वां में। अनुसूची 3 में है जनजाति, 6 में है अभी जनजाति। क्लियर कर देता हूँ। 9वां अनुसूची में है पंचायती राज है। अभी हम अनुसूची जनजाति वाला किसमें है? अनुसूची वाला अनुसूची वाला क्लियर कर देते हैं, अनुसूची वाला एक बार रिवीजन मारिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए दोस्तों, अनुसूची के बारे में पढ़ देता हूँ। अनुसूची 9 का बताइए, पहले हमने बताया आपको। बिल्कुल सब बता रहे हैं, सुनिए ध्यान दीजिएगा, है। सुनिए हम बता देते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या है, प्रथम राज्यों सुनिए के ना, नाम। फिर नौ सुनिए ना। चलिए 9वीं अनुसूची बता देते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है, इस अनुसूची में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि न्यायालय का पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को बाहर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट किया है कि 4 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल मामले में निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची को शामिल किए जाने के अधिनियम को न्यायिक समीक्षा की जाती है। देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल करना, जो बोले थे, समझे, 52वां संविधान 1985 के द्वारा समझे। 11वां अनुसूची में देखिए पंचायती, जो बोले थे, पंचायती राज कितना, 11वां अगर अनुसूची में मेनली क्या है ना कि केंद्र और राज्य का है ना, उसमें आप दखल नहीं दे सकते हैं। केंद्र राज वाला मामला बताइए, 9वां अनुसूची है। दखल नहीं दे 10वां सकते। दल बदल कानून, 11वां में होगा कौन चीज, ग्राम पंचायत से रिलेटेड हो गया। इसमें विषय कितना, 29 को। आप देखिए 12वीं अनुसूची में होगा नगर पालिका संबंधित, इसमें विषय होता है 18 को, समझे। 8वीं अनुसूची जानवे करते हैं भाषा रिलेटेड है, कितना भाषा, 22 भाषा अभी तक मान्यता प्राप्त है। हाँ देखिए, समानता प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 5 साल। है समानता प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष, 5 वर्ष का होता 5 है। वर्ष का होता है। लोकसभा में बहुमत न होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे पद से क्या कर सकता है, हटाया जा सकता है। अर्थात भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न कार्य करते हैं। अर्थात भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न कार्य करता है। प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित होता है, यानी संचित निधि से किसको मिलता है, प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति को भी वहीं से मिलता है, उपराष्ट्रपति को भी संचित निधि से ही मिलता है, समझे। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्ति देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता या प्रमुख होता है तथा उसकी अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने या उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद का क्या होगा, विघटन हो जाएगा। आ जाइए पेज नंबर 21 में।
प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होने के नाते किसी को प्रधानमंत्री बोलेगा सरकार गिर गया। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति को सभी सूचनाएं प्रेषित करना होता है तथा सदन के सत्रावसान यानी बीच में सत्र जो चल रहा है एवं लोकसभा के विघटन की सिफारिश करता है। कौन? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री देखिए किसमें अध्यक्षता करता है। नीति आयोग का जगह होगा उसमें प्रधानमंत्री क्या करेगा, क्योंकि नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। नीति आयोग जो है वो किस आयोग के नाम पे जो है उसको बदला गया है? हाँ बिल्कुल, आपका उसको प्रश्न बोला बहुत था बढ़िया है। काशीरंगा। योजना आयोग। योजना आयोग योजना आयोग जो कि 1 जनवरी 2015 को है ना उसको चेंज कर दिया गया। योजना आयोग को सबसे change पहली करके बार आया था नीति आयोग किया और नीति आयोग जब पहली बार कहा जाएगा नीति आयोग का पहला राजस्थान में अध्यक्ष कौन था? हाँ राजस्थान में प्रधानमंत्री होता है। कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं की अध्यक्षता करता है। इस नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। उसका राष्ट्रीय विकास परिषद का कौन करेगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधानमंत्री करेगा। राष्ट्रीय एकता परिषद का कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा अध्यक्षता। अंतर्राज्य परिषद का भी कौन करेगा अध्यक्षता? प्रधानमंत्री करेगा। अंतर्राज्य परिषद का भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का भी कौन करेगा अध्यक्षता? प्रधानमंत्री करेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग का भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। बहुत बढ़िया। फिर इसको पढ़ दिया। नीति आयोग का अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का भी प्रधानमंत्री। अंतर्राज्य परिषद का भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का भी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग का भी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अब देखिए, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो वर्ष 1947 से 1964 था, जो लंबे समय तक रहा था। यही कौन? जवाहरलाल नेहरू। सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा था। कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का। 1947 से 1964 तक। 3 टाइम रहे। 3 टाइम तो उसे 3 को थे। 3 नहीं है सर। 3 को प्रधानमंत्री थे तो 3 टाइम रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बताना देखिए सब मिल जाएगा सर। जो ही रहे। जवाहरलाल नेहरू रहे थे 3 बार, इंदिरा गांधी रहे थे 3 बार, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे थे 3 बार। समझे सर? कोई दिक्कत? आगे देखिए, सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी का, जो मात्र 13 दिन के लिए बना था। कब? 1996 में प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। मात्र 13 दिन के लिए क्या बने थे? सबसे छोटा कार्यकाल इसी का था। मर गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी तो मर गए थे। मैं पद पे ही लग गया। नहीं हाँ, नहीं ये बड़े नहीं मरा। नहीं। हाँ, इन्हें बोले थे। देखिए ना आ जाएगा कौन कौन। हाँ, इन्हें मरा। तक हाल सुनिए, इन्हें मरा था, इन्हें मरा। वो मतलब इंदिरा सुनिए ना, गांधी- अटल शादी बिहारी- नहीं किया, वही ना अटल बिहारी वाजपेयी से ही ना आ गया मामला। हुआ क्या? अटल बिहारी वाजपेयी उसको जो है ना प्यार हो गया कहाँ? पाकिस्तान में। एक लड़की से प्यार हो गया अटल बिहारी वाजपेयी को। हाँ, पाकिस्तान में। शादी नहीं किया। सुनिएगा तभी ना। वहाँ की लड़की बोली क्या कि हम आपसे तभी शादी करेंगे जब आप हमको जब कश्मीर दीजिएगा। बोला ठीक है, हम आपको कश्मीर दे देंगे, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? पूरा पाकिस्तान बोला क्या कि हमको आप पूरा पाकिस्तान दे दीजिए, हम आपसे शादी कर लेंगे। दहेज में। बोला हाँ, दहेज में। बोला तब नहीं होगा। बोला नहीं होगा तब अपने अपने लेंगे। समझे सर? तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटा कार्यकाल किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का। कितना दिन के लिए? 13 दिन के लिए। मन कर कहा किस ईस्वी में? 1996 ईस्वी में। आधुनिक है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री देखिए, गुलजारी लाल नंदा 2 बार रहे थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। गुलजारी लाल गुलजारी लाल नंदा 1964 और 1966 में। कार्यवाहक समझते हैं ना क्या होता है? किसी का अनुपस्थिति किसी के में जो कार्य कर जैसे मान लीजिए डेटे कर गया, सोने का सीधा मतलब डेटे करने के बाद। अरे मतलब बोल दिए गायब है सोने का वो। मतलब क्या हो गया? वही वो प्रधानमंत्री बन गया। समझे? कार्यवाहक। एक से अधिक बार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री, एक से अधिक बार जवाहरलाल निर्वाचित नेहरू। होने वाले प्रधानमंत्री। देखिए इंदिरा जवाहरलाल गांधी, नेहरू अटल कितना बार? बिहारी वाजपेयी। 3 बार। 3 बार। कितना साल रहा था जवाहरलाल नेहरू? 17 साल। 1947 से कब तक? 1964 तक रहा। बहुत बढ़िया सर। इंदिरा गांधी भी कितने बार? 3 बार रहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी भी कितना बार? 3 बार। 3 प्रधानमंत्री 3 बार रहा था। कौन कौन बोल दीजिए? जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बढ़िया। जवाहरलाल नेहरू मोदी जी आए हैं 2 बार बोले हैं। तीसरा हो गया था। तीसरा चल तीसरा चल रहा है भाई, पूरा होने दीजिए ना। उसको भी कर देंगे 3 बार पूरा कर होगा दीजिए। तब पूरा होगा। आप मोदी को भी कर सकते हैं 3 बार। 4 गुना हो गया 3 बार। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। यार क्या अभी पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे तब ना, क्या पता बीच में हो गया 3 बार हो ही गया ना। 3 बार हो ही गया। जरूरी था। 3 बार तो हो गया। अब हटबो जगह तो हटवे जगह 3 बार हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या कहते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार, जवाहरलाल नेहरू 3 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, नरेंद्र मोदी कितना? तीन बार। 3 बार। बहुत बढ़िया।
डॉक्टर मनमोहन सिंह कितना बार? 2 बार। नरेंद्र मोदी कितना बार? 3 बार। 2 बार। तीन नरेंद्र बार। मोदी 3 बार। 3 बिल्कुल बार। सही। वही देख रहे थे आप लोगों को ध्यान में है कि नहीं? राइट, ऐसे होता है, कोई बात नहीं है। लोकसभा में सब नरेंद्र मोदी कितना बार? 3 बार। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार। इंदिरा गांधी 3 बार। जवाहरलाल नेहरू 3 बार। तो सब में 3 बार तो लगा, लेकिन सबसे लंबा समय कौन रहा था? जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू। कितना? 17 साल। 17 साल। 1964 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह कितना बार? 2 बार। 2 बार। आप देखिए, लोकसभा में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध वर्ष 1963 में लाया गया था। प्रश्न पूछेगा कि सर्वप्रथम जो है अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, प्रधानमंत्री कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू थे। कब? जवाहरलाल नेहरू 1963 में। समझे? गुलजारी लाल नंदा 2 बार। जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर समझे? शास्त्री। गुलजारी लाल नंदा और 2 बार बने थे। जवाहरलाल नेहरू मरे थे तब, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भी मरे थे तब, उसके बाद क्या था? भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था कौन? गुलजारी लाल नंदा। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यही बात है। क्या बोले थे? मरेगा तब कार्यवाहक देगा उसको। क्या सुना रहा है? कारण मरने लाल का। बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की कोई मृत्यु डील कहाँ हुआ करने गया था? था ना। हाँ, कोई डील करने गया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गया था। ये मतलब ये जो बताए राजीव हाँ, गांधी 11 जनवरी 1900 राजीव इंदिरा गांधी गांधी मरने के बाद राजीव गांधी जी था। मृत्यु हो गया किसका? इंदिरा गांधी का। राजीव गांधी जी था, वही कार्यवाहक प्रधानमंत्री था। बाद में तो क्या कहते हैं, राजीव गांधी को ने बम से उड़ा दिया था। तो इस समय किस समय? जिस समय लोकसभा का प्रचार कर रहा था, उसी समय उड़ा दिया था। समझे? हाँ, उसी समय उड़ा दिया। कहाँ पर याद है कुछ? नहीं यार। शायद मधेपुरी की कहीं इसी साइड पे इसी से शायद। पूरा देखिए तो कहाँ उड़ाया है? इंदिरा गांधी देखिए और तो राजीव गांधी का। राजीव गांधी। राजीव गांधी हम पूछते देखिए हैं तो राजीव गांधी को कहाँ मृत्यु हुआ है? राजीव गांधी को बम से कहाँ उड़ाया गया? राजीव ही बोले यहाँ सुन कितना लेना। हो गया? तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में समझे कहाँ? हाँ तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु के तमिलनाडु। श्री पेरम्बुदूर। हाँ, सब तमिलनाडु में हुआ। कहाँ से? मधेपुरा कहाँ आ रहे हैं? बिहार। सॉरी गाइस, हो गया। ऐसे होता है। इंदिरा गांधी को बहुत कहाँ? बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। इंदिरा गांधी को तो पंजाब में ना मारा था। देखना पानी देख पता है। लीजिए इंदिरा ये गांधी। देखे थे आयरन लेडी जो थी इंदिरा गांधी। अच्छा, इंदिरा गांधी का जो है समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। शक्ति है। शक्ति मान। हाँ इस अरे, समय में ट्रेन अब देखिए, बदली- लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। बोल देगा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद। कब? 1966 में। 1966 में। 11 जनवरी 1966 में। 11 जनवरी। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल 28 जुलाई 1979, 14 जनवरी 1980 में एक बार भी संसद में नहीं गए। इसका कारण ये था, चौधरी चरण सिंह जो है भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अभी ठीक है सर। जो अपने कार्यकाल में जो है ना, एक बार भी संसद में नहीं गए। इनका क्वेश्चन का हम गोल किए हैं। हम्म, तो जो भारत की प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी, 31 अक्टूबर 1984 को बिल्कुल। जब वो प्रधानमंत्री पद पे थी तो उसके 6 अंगरक्षक मतलब उसका बॉडीगार्ड हम्म, ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद 4 दिन तक दंगा जो है वो भड़कते रहा था, जिसमें बदला लेने के लिए 8,000 से ज़्यादा भारतीय सिख मारे गए। ज़्यादा नहीं बताया। चौधरी चरण सिंह देखिए पूछ देगा आपको, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपने कार्यकाल में एक बार भी संसद नहीं गए। चौधरी चरण सिंह चौधरी चरण सिंह। पता है? चौधरी कितना चरण। दिन कैसे होता क्यों नहीं गया? होगा उसका कुछ होगा। 28 जुलाई मन में 1979, 14 जनवरी 1980। ये जो है नहीं गया, उसका होगा कुछ, हम नहीं, उसका रूल होगा, नहीं समझे? हम वहाँ नहीं जाएंगे, मन उसका हो गया। कोई सब हाँ, प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह कौन थे पता है ना आपको? किसान के नेता किसान के नेता थे। हाँ। समझे? भारत के 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एवं और कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। उनके कार्यकाल के दौरान किसकी मृत्यु हुई थी? इंदिरा गांधी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु क्या हो गया था? उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हो गया था। क्या बोले थे अभी? राजीव गांधी की मृत्यु प्रचार में गया था उसी क्या गया था? लोकसभा के चुनाव प्रचार में गया था, वहीं पर उसका मृत्यु हो गया था। राजीव गांधी सबसे कम उम्र 40 वर्ष में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र 81 वर्ष में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। बोल देगा आपको, सबसे कम उम्र में कौन से ऐसे थे प्रधानमंत्री बने थे? कौन से ऐसे व्यक्ति थे? राजीव गांधी। कितना वर्ष? 40 वर्ष में। और सबसे वृद्ध व्यक्ति मोरारजी देसाई।
कितना साल? 81 साल। मोरारजी देसाई जो सबसे अधिक उम्र में बने थे वो 81 वर्ष में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या सर याद है? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले ऐसे मंत्री का नाम बताइए। प्रथम मंत्री का जो क्या कहते हैं, क्या दिए थे? त्याग पत्र दिए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सब बहुत बार हम लोग चलाए थे, हम लोग का याद भी होगा सबको। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री वो तो क्या था? मंत्री पद से केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया। ये है ये कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने मुखर्जी ना केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था प्रथम बार केंद्रीय श्यामा प्रसाद मंत्री- मुखर्जी था। लेकिन प्रधानमंत्री क्वेश्चन ये है, केंद्रीय मंत्री क्या था? सुनिए हम बताते हैं, 3 को उसका प्रोसेस होता है, 3 को बता दें। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री क्वेश्चन ये करेगा कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री जो थे जो अपने कार्यकाल के दौरान क्या करते क्या किए थे? त्याग पत्र दे दिए थे। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई। और ये जानते हैं कौन थे? ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, ये कांग्रेस के नहीं थे, समझे? मोरारजी देसाई क्या किए थे? अपने पद से त्याग पत्र दे दिए थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पता है ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कहाँ पर है? गुजरात में। कितना है उसका अथी? 181 शायद 80 है। 181 फीट शायद 181। एक कार्यकाल सरदार वल्लभ भाई देखिए, एक कार्यकाल में सबसे कम समय 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जो बोले थे आप हमको पाकिस्तान दे दीजिए, हम आपको कश्मीर दे देंगे, मंजूर है तब ब्याह करेंगे। बोला नहीं मंजूर है। वही तो कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी जानते हैं इसका रोल कौन किया है पता है? ये फिल्म में ये किया पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। बहुत बढ़िया, वही चीज बोलता है, ध्यान नहीं दिए होंगे। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर किसी एक विभाग का सबसे लंबी अवधि तक नेतृत्व करने वाली केंद्रीय मंत्री थी अमृता कौर। कहाँ की थी पता है? अमृता कौर है, हरियाणा या पंजाब का होगा, ध्यान देखिए। पंजाब या हरियाणा को पंजाब या हरियाणा का ही होगा, समझे? वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री थी, समझे? वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला सबसे लंबी अवधि तक की थी। राजकुमारी अमृता कौर हाँ। सुनिए ना, क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री कौन थी? नाचने वाली अमृता कौर। अमृता कौर। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात तो प्रधानमंत्री उसका पद क्या करता है? ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र के पश्चात यानी बाद मंत्री परिषद का क्या होता है? विघटन कर दिया जाता है, समझे? प्रधानमंत्री नहीं रहा तो उसका मंत्री परिषद रहेगा खलास। एच.डी. देवगौड़ा, दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, एच.डी. देवगौड़ा I.K. गुजराल एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्य थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे राज्यसभा के सदस्य, उसके बाद I.K. गुजराल थे और एच.डी. देवगौड़ा। ये तीनों प्रधानमंत्री कौन से कहाँ के सदस्य? राज्यसभा के सदस्य थे, समझे? वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात के कौन क्या चीज थे? मुख्यमंत्री थे। इनका संसदीय क्षेत्र कौन है अभी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। उप प्रधानमंत्री देख लीजिए, संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई प्रावधान नहीं है। एक बार मतलब अभी जो इलेक्शन लगा है वाराणसी से लगा है, वाराणसी इसके से बाद भी छाप दिया है। इस बार हाँ, छापेगा नहीं, इम्पोर्टेंट है ना लोकसभा क्षेत्र कहाँ से? इस बार छोड़िए, इससे लोग पहले भी तो वही मतलब कहते लोकसभा मतलब अच्छे से कहीं से खड़ा सकते हैं। हाँ इंडिया। हाँ कहीं से। क्या बोले? लोकसभा हाँ, मतलब कहीं खड़ा कहीं से खड़ा सकते हैं, राष्ट्रीय से भी खड़ा सकते हैं। हाँ आप वोट लेने के लिए तैयार है, खड़े हो जाइए। उप प्रधानमंत्री देख लीजिए, प्रधानमंत्री पड़े हैं उप प्रधानमंत्री का जो है ना, समझे? उप प्रधानमंत्री का पद कोई प्रावधान नहीं है। कहाँ पे? उप प्रधानमंत्री का पद संविधान में प्रावधान नहीं है। समय समय पर राजनीतिक कारणों से समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और इस प्रकार यह एक राजनीतिक पद है, समझे? संवैधानिक पद नहीं है, राजनीतिक पद है। अब तक कुल 8 व्यक्तियों को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कितना व्यक्ति को? 8 व्यक्ति को। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू,
के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ पटेल को प्रधानमंत्री पद बोले थे अभी पहला प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ पटेल से नियुक्त किया गया था, जो 1947 से 1950 तक इस पद पर रहे थे। संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति का संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु मंत्री बनने के समय संसद का सदस्य न होने पर उसे 6 माह के अंदर क्या होगा? भीतर संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 75 का 5 के अनुसार प्रत्येक मंत्री को अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। जो बोले थे मंत्रिपरिषद भी क्या होगा? अनुसूची 3 के अनुसार जैसे प्रधानमंत्री लेता है ना गोपनीयता के सदस्य और क्या कहते हैं सब मंत्री लेगा। हाँ, उस तरह भी क्या करेंगे? जो क्या कहते हैं प्रत्येक मंत्री भी क्या होगा? अनुसूची 3 के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष क्या होगा? पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसार प्रयत्न कार्य करते हैं, क्योंकि आपको इसीलिए करते हैं प्रधानमंत्री बोलेगा तो हटा देगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रतिनिधि क्या होता है? हटाएंगे तो राष्ट्रपति ना। हटाएंगे, लेकिन इसका सलाह यही चलेगा। प्रधानमंत्री अरे सुनिए ना, तू जो है ना एक तरह समझिए क्या वैसे बैठा हुआ है। वो एक चला रहा है, संवैधानिक पहले पद पे करो। बैठे हुए हैं, हाँ। ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति मेन सब काम देखिए, काम होता है प्रधानमंत्री। प्रत्येक मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होगा? लोकसभा के प्रति। लेकिन विधानसभा में विधानसभा का जो चुनाव होगा, इसमें विधानसभा का जो सदस्य होगा किसके प्रति जवाबदेही होगा? नहीं, विधानसभा के प्रति। यहाँ पर जो विधायक होगा विधानसभा के प्रति जवाबदेही रहेगा, और वहाँ पर लोकसभा संसद का जो चुनाव होता है वो जो सांसद जो होता है सांसद होता है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति क्या उत्तरदायी होगा, समझे? कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि राज्यसभा के प्रति। इसमें भी क्या है? ये होगा विधानसभा के प्रति। अच्छा, मुख्यमंत्री शपथ किस समय लेगा? किसके? मुख्यमंत्री। बिल्कुल आपका अनुसूची 3 में राष्ट्रपति का मिलेगा। सच्ची? मुख्यमंत्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री किसके समक्ष अपना त्याग पत्र देगा या फिर शपथ लेगा? हाँ बिल्कुल, राज्यपाल। बिल्कुल राज्यपाल, हम बोल रहे हैं राज्यपाल। राष्ट्रपति भी राजनीतिक पद है। हाँ, राजनीतिक पद नहीं है, संविधान में उसका है। बिल्कुल राज्यपाल, आप उपराज्यपाल कर सकते हैं। इसका राज्यपाल से सीधे कहना होता है राष्ट्रपति। देखिए सुनिए प्रधानमंत्री भी नहीं। सुनिए ना, प्रसाद सीधे प्रयत्न, कहें सुनिए ना एक राष्ट्रपति। मिनट। प्रसाद प्रयत्न है राष्ट्रपति का। कौन? राज्यपाल। जब चाहे तब हटा सकता है। ये जो मुख बनना था कौन? राष्ट्रपति का। ये सर क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री का थोड़ी होगा। प्रधानमंत्री का देश का राष्ट्रपति का होगा प्रसाद। राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न होता है। कौन? राज्यपाल। राज्यपाल। हाँ, वो तो होगा। प्रधानमंत्री बीच में आ ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नहीं, सॉरी फॉर दैट गाइस, सॉरी फॉर दैट, भावना में बहुत गए हैं। बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो क्या कहते हैं, अब आगे देख लीजिए। इसका तात्पर्य यह है कि यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस स्थिति में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार अनुच्छेद 75 में उपखंड 1 को जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है जो आप बोल रहे थे, इधर देख लीजिए। राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री में कौन है? स्वतंत्र प्रभार। ऐसे मंत्री होते हैं जो किसी मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाता है, परंतु वे सामान्यतः कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित नहीं होते हैं। तो सब जानते हैं 3 को होता है। कौन? संघीय मंत्री में 3 को मंत्री होता है। एक सुनेंगे कैबिनेट मंत्री, उसका होता है राज्य मंत्री, उसका होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। देखिए इसमें हेड कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आता है कौन? राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। लेकिन सबसे बड़ा हो गया कैबिनेट मंत्री। देखिए जो आपको केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाता है ना, जिसको आपको मान लीजिए आपको अभी कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। देखिए अब उसमें क्या होगा, केंद्रीय मंत्री होगा ना, उसको कैबिनेट मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत काम करेगा कौन? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के अंतर्गत करेगा कौन? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव काम करेगा। निचला हो गया मंत्री कौन? राज्य मंत्री। स्वतंत्र मतलब ये क्या है? राज्य में काम ये जो है नहीं वो नहीं होता है। वो सहायता करता है किसको? राज्य मंत्री को। दोनों मिलकर सहायता किसको करेगा? कैबिनेट मंत्री। समझे बात ये है। सबसे ज्यादा दिन तक कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट मंत्री को जो आपको दर्जा मिलता है ना, इसको जो केंद्रीय मंत्री को मिलता है उसको दर्जा मिलता है। सबसे ज्यादा दिन तक कौन रही है कैबिनेट मंत्री? ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं। राज्य मंत्री देख लीजिए, सबसे पहले राज्य अभी मंत्री बताए थे। सुनिए ना, राज्य मंत्री देख लीजिए। किसी कैबिनेट मंत्री का दिन केंद्रीय उसके मंत्री मंत्रालय राजकुमारी अमिता कौर राजकुमारी अमिता को तो कौन था? कैबिनेट मंत्री। प्रथम थी ना। प्रथम राज्य मंत्री देख लीजिए, सबसे पहले राज्य मंत्री के बारे में बता देते हैं। किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन उसके मंत्रालय के कुछ उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हैं कौन? राज्य मंत्री।
सरकार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार के सर्वाधिक निर्णय कौन लेगा? कैबिनेट के द्वारा लगेगा। जो बोले थे कैबिनेट, क्योंकि सब इसका प्रमुख तीनों मंत्री में कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रमुख होता है। इनका समूह मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट कहलाता है। अरे वही कैबिनेट मंत्री यही सब हो गया हो, जो शिवराज सिंह चौहान सब हो गया और सब हो गया, रेल मंत्री सब हो गया। मंत्रालय रेल मंत्री कैबिनेट शब्द का उल्लेख मूल शब्द में नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया। कब किया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 जो है उसमें क्या करता था? ऐड करता था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 जो है उसमें क्या करता था? रिमूव करता था। जोड़ा गया है। क्वेश्चन ये पूछेगा कैबिनेट शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है जोड़ा गया है? केमा संविधान संशोधन अनुच्छेद 352 संविधान बोल रहा है। केमा संविधान 44वां संविधान संशोधन 1978 इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐड ही करेगा, जो भी अनुच्छेद करेगा। 352 में कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया। अब देखिए संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता करते हैं। इनका दर्जा भी मंत्रियों के समान होता है। इन्हें मंत्रियों के समूह में शामिल नहीं किया जाता है। संसदीय सचिव एक जो अभी उस समय चला था मुंबई में केशवन भारती नाम केरल का चला था संघर्ष, उसमें क्या था कि मूल अधिकार पे जो है ना हनन हो गया, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसका ये था, सम्मत था। राज्यों के गठन के लिए जैसा मामला हाँ, तो वहाँ पे सीधा ये कह दिए कि मूल अधिकार में छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। अभी जो कानून हुआ था मतलब क्या बोलते हैं मतलब चलिए आज यहीं तक है दोस्तों। कल इसके अभी हाल फिलहाल में कोनो कानून नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट। अभी हाल फिलहाल में कोनो मतलब शिक्षा एक नौकरी पर किया